हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के दारोगा मेंस परीक्षा के लिए जो सेट सीरीज का वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 के टेस्ट नंबर 7 के साथ वॉल्यूम 2 दारोगा मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 2 के सेट नंबर 7 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चन के साथ। तो जनरल स्टडीज का क्वेश्चन जो सेट नंबर 7 में दिया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत पर मुसलमानों ने सर्वप्रथम हमला किसके नेतृत्व में किया? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण या प्रथम अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ या किसके द्वारा हुआ, ये इसमें ऑप्ट करना है। और वो आंसर आपका होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर प्रथम अरब आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया भारत पर किस वर्ष? तो 712 एडी में। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर। तो सिंध क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम 712 में आक्रमण किया। और उस समय सिंध का शासक था, सिंध का तत्कालिक शासक उस समय था दाहिर। और दाहिर को हराकर मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अधिकार किया। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, पहला अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में? तो वो आंसर आपका होगा मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया 712 में। और उस समय भारत के किस क्षेत्र पर? तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और उस समय सिंध का शासक दाहिर था। दाहिर हिंदू शासक था, दाहिर हिंदू शासक था, हिंदू था, ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया था। और उस समय सिंध की अधिकांश जनता बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। सिंध की अधिकांश जनता बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। ये भी एक कारण होता है दाहिर के हार का। के हार का एक ये भी कारण होता है कि उसके जनता का सपोर्ट उसको नहीं मिला था। तो क्वेश्चन, भारत पर मुसलमानों ने सर्वप्रथम हमला कब किया, या यहाँ पर होना चाहिए भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को पराजित किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? इसमें है मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। तो इसमें आंसर आपका ए होगा। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम का उपाधि दिया गया था? तो वो मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम अच्छा लिखने वाला, अच्छा सुलेखक को जरी कलम कहते हैं। तो जरी कलम का उपाधि दिया था अकबर ने मोहम्मद हुसैन को। इसका पूरा नाम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था। और अब्दुल समद को भी अकबर उपाधि दिया था। और अब्दुल समद को जो उपाधि दिया था वो सीरी कलम का, अब्दुल समद को उपाधि दिया था सीरी कलम का। जबकि मोहम्मद हुसैन को उपाधि दिया था जड़ी लिखा हुआ है जरी कलम, जरी कलम का उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। और अब्दुल समद को सीरी कलम का उपाधि दिया था, सीरी कलम का। और यहां से आप देखेंगे चित्रकारी कैसे हुमायूं के समय से ही चित्रकारी को पर प्रश्रय मिलना शुरू हुआ था मुगलों का। और सबसे ज़्यादा चित्रकारी को प्रश्रय मिला था, सबसे ज़्यादा चित्रकारी का विकास हुआ था मुगल काल में जहांगीर के समय। क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? वो है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। और वो अच्छा लेखक था, अच्छा सुंदर लिखता था, उसकी लिखावट बहुत सुंदर थी, इसलिए उसको जरी कलम की उपाधि अकबर ने दिया था।
और फिर इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिराजुद्दौला को धोखा देकर किसने क्लाइव को जिताया? क्लाइव को यानी अंग्रेजों के पक्ष में सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला मुख्य रूप से कौन था? मीर मदन, मीर जाफर, मोहम्मद बेग, अमित चंद, ये सब हमारा ऑप्शन है। तो देखिए सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था मीर जाफर, और मीर जाफर सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा। अंग्रेज मीर जाफर से मिल करके सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचे। आप जानते हो 1756 में सिराजुद्दौला अंग्रेजों को कासिम बाजार में बुरी तरह पराजित किया था, और उसके बाद सिराजुद्दौला कुछ समय के लिए अपने हेडक्वार्टर से, अपने राजधानी से दूर गया। उसके खिलाफ उसके परिवार वाले ही बहुत जगह विद्रोह किए थे, जिसमें उसकी एक मौसी घसीटी बेगम थी, उसका एक मौसेरा भाई था। तो इनके खिलाफ वो सिराजुद्दौला के खिलाफ वो लोग विद्रोह किए थे। सिराजुद्दौला उन विद्रोहों को दबाने के लिए अपनी राजधानी से दूर गया, और यहाँ पर मीर जाफर को, अपने मुख्य सेनापति को पूरा चार्ज दिया था, अपने प्रशासन का पूरा चार्ज दिया था। और इस सिराजुद्दौला के इस अनुपस्थिति में अंग्रेजों ने मीर जाफर से मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, और उसकी परिणति आप देखते हो जून 1757 में प्लासी युद्ध में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। फिर सिराजुद्दौला को मैदान से भागना पड़ता है, सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन है सिराजुद्दौला को धोखा देकर किसने क्लाइव को जिताया? तो आप आंसर में कीजिए मीर जाफर। ऐसे अमित चंद भी सिराजुद्दौला को धोखा देने में, उस सिराजुद्दौला के खिलाफ के षड्यंत्र में अमित चंद भी था, जगत सेठ भी था। और ये मीर मदन जो है, मीर मदन तो सिराजुद्दौला का वफादारों में से एक नाम था। मीर मदन सिराजुद्दौला के वफादारों में से एक नाम था मीर मदन। तो मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमित चंद, मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमित चंद, ये सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचने वाले, जिसमें मुख्य रूप से होगा मीर जाफर। और मीर जाफर को अंग्रेजों ने फिर बंगाल का नवाब बनाया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मीर जाफर। और एक चीज अभी हम बता रहे थे कि ये मीर जाफर के अलावा कौन कौन थे, तो जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमित चंद। मीर जाफर के अलावा भी कौन कौन थे जो सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र में थे? तो जगत सेठ, ये कभी कभी नाम पूछा, जगत सेठ, राय दुर्लभ, और एक नाम आ जाएगा जो यहाँ दिया हुआ है अमीन चंद या अमीन चंद। ये सब मिल करके अंग्रेजों की तरफ से हो करके सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, जिसके फलस्वरूप सिराजुद्दौला 1757 के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों पराजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नांकित में कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? काकतीय राज्य का, काकतीय साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण पोर्ट इसमें से कौन था? तो मोट्टुपल्ली जो है ये इसका एक पोर्ट था। अब ये काकतीय राजवंश, इसको बोलते हैं वारंगल के काकतीय, साउथ का एक राज्य वारंगल इसका मुख्य क्षेत्र, तो वारंगल के काकतीय। इसका संस्थापक जो है, वारंगल के काकतीय का फाउंडर, संस्थापक बेता प्रथम इसका संस्थापक, ये भी पूछता है, बेता प्रथम इसका संस्थापक। और आप जानते हो कल्याणी का चालुक्य बाद में आया। कल्याणी के चालुक्य का जो क्षेत्र था, कल्याणी के चालुक्य के बाद दो में टूट जाता है, देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय। देवगिरी के यादव वंश, यादव साम्राज्य, और वारंगल के काकतीय।
वारंगल के काकतीय। और आप जानते हो देवगिरी का, ये खिलजी के काल में देवगिरी के यादव साम्राज्य का विलय दिल्ली सल्तनत में हुआ। ये खिलजी काल में देवगिरी के यादव का विलय दिल्ली सल्तनत में। और वारंगल के तुगलक काल में, गयासुद्दीन तुगलक के समय ही, तुगलक काल में वारंगल के काकतीय का विलय दिल्ली सल्तनत में। हमारा क्वेश्चन था निम्न में से कौन से काकतीय राज्य का अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था, तो ये मोतुपल्ली है। तो आंसर बी हो गया, इसका आंसर आपका बी हो गया, मोतुपल्ली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का डेरा इस्माइल खानपुरा स्थल किस क्षेत्र में है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का एक साइट है, एक स्थल है, डेरा इस्माइल खान, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये पाकिस्तान में होना चाहिए। तो डेरा इस्माइल खान, ये जो पूरा स्थल है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, वो कहां पर है? तो आंसर आपका सी होगा, पंजाब के पाकिस्तान में, यानी पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब। पंजाब का बंटवारा, भारत के विभाजन में पंजाब का पूर्वी भाग भारत को मिला और पश्चिमी भाग पाकिस्तान को मिला, तो पश्चिमी पंजाब कहा जाता है। तो पश्चिमी पंजाब में, यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डेरा इस्माइल खान पूरा स्थल कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला साइट हमारा मिला वो हड़प्पा, और इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा भी कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ये भी कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में या पश्चिमी पंजाब में, पंजाब प्रांत में। और दूसरा हमारा मोहनजोदड़ो जो दूसरा साइट हुआ, ये है पाकिस्तान के, या सिंध बोलो क्योंकि सिंध हमारे यहाँ थोड़ी है, सिंध प्रांत में। और तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये जो साइट पूछा, डेरा इस्माइल खान पुरातत्व स्थल जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, वो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डेरा इस्माइल खान पूरा स्थल स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना वैदिक काल में क्या कहलाता था? किस तरह का विवाह कहलाता था? देखिए, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक समाज में 8 प्रकार के, उस काल में समाज में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। यह 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 को सामाजिक मान्यता प्राप्त था और 4 को मान्यता प्राप्त नहीं था। यहाँ है, वैदिक काल में बलपूर्वक यानी अपहरण करके बलपूर्वक विवाह करने वाली परंपरा को क्या कहा जाता था? तो ये राक्षस विवाह हुआ। इसको बोला जाता था राक्षस विवाह। बलपूर्वक विवाह करने के प्रथा को राक्षस विवाह कहा जाता था। विवाह 8 प्रकार के विवाह, तो ब्रह्म विवाह जिनको मान्यता प्राप्त था, ब्रह्म विवाह। फिर आपका है देव विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह। फिर प्रजापत्य विवाह या आर्ष विवाह, कहीं आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। इन 4 विवाहों को सामाजिक मान्यता प्राप्त था। और 4 विवाह जिनको मान्यता प्राप्त नहीं था, उसमें हो गया गंधर्व विवाह, असुर विवाह,
राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये विवाह, इस तरह से विवाह की जो प्रणाली है, इन चार को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। गंधर्व विवाह हो गया, जो प्रेम विवाह, लड़का लड़की अपने मन से बिना गार्जियन के रिकमेंडेशन के, बिना गार्जियन के इच्छा से अपने से विवाह करा, तो ये गंधर्व विवाह। असुर विवाह, राक्षस विवाह। असुर विवाह हो गया लड़की को खरीद करके विवाह करना, असुर विवाह, ये भी खराब विवाह माना जाता था। राक्षस विवाह अपहरण करके या बलपूर्वक, और पैशाच विवाह हो गया जो धोखा दे करके विवाह होता था, धोखे में रख करके विवाह करना, धोखा दे करके विवाह करना, पैशाच विवाह। तो या जब वो सेंस में नहीं हो उसके साथ विवाह करना, तो ये पैशाच विवाह। राक्षस विवाह हो गया अपहरण के द्वारा या बलपूर्वक, अपहरण या बलपूर्वक, अपहरण या बलपूर्वक, तो ये हो गया राक्षस। असुर विवाह हो गया लड़की को खरीद करके। गंधर्व विवाह हो गया प्रेम विवाह। और इन चारों विवाहों को सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं था। सामाजिक मान्यता था ब्रह्म विवाह को, दैव विवाह को, आर्ष विवाह को, प्रजापत्य विवाह को। और इसमें ज्यादा मान्य जिसे आज भी है वो ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह है कि लड़का लड़की के जो गार्जियन है उनके तरफ से तय किया जाता था, तो ये होता था ब्रह्म विवाह। और ब्रह्म विवाह में एक तरह से सबसे सर्वोत्तम यही माना जाता था, और आज भी भारतीय समाज में ब्रह्म विवाह, हिंदू समाज में ब्रह्म विवाह का है, जो जिसको अरेंज्ड मैरिज के रूप में आप कहेंगे, माता पिता की सहमति से विवाह, ये ब्रह्म विवाह। और कन्या पक्ष के लोगों के द्वारा पहल होगा और योग्य वर का चुनाव होगा, और इस तरह से जो विवाह, ये ब्रह्म विवाह। फिर है दैव विवाह। दैव विवाह में था उस समय यज्ञ की बहुत प्रधानता थी। तो अगर कोई गृहस्थ के यहाँ कोई यज्ञ कराने वाला पुरोहित है, और यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ, क्योंकि कन्यादान को भी उच्च दान माना जाता है, तो उसके साथ फिर विवाह करना ही, पुरोहित के साथ विवाह, पुरोहित के साथ विवाह कर देना, तो ये हो गया दैव विवाह। पुरोहित के साथ, कौन पुरोहित? यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित के साथ, ये हो गया दैव विवाह। आर्ष विवाह हुआ वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को, वर पक्ष ही, थोड़ा उल्टा लगेगा, वर पक्ष कन्या पक्ष को, लेकिन ये कन्या मूल्य के रूप में नहीं, एक धार्मिक क्रिया के, धार्मिक परंपरा के हिसाब से वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक जोड़ी गाय या बैल दे करके विवाह तय करना, ये होता था आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह होता था कि ये जो है वर पक्ष ही विवाह का पहल करेगा, विवाह का पहल, यानी लड़की के पास वर पक्ष ही जाएगा और कन्या की मांग करेगा, तो ये हो गया प्रजापत्य। आर्ष हुआ वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक जोड़ी गाय बैल देना है धार्मिक कृत्य के लिए। दैव विवाह हो गया पुरोहित के साथ। और ब्रह्म विवाह जो सर्वोत्तम विवाह माना जाएगा, ये अरेंज्ड मैरिज समझिए। अरेंज्ड मैरिज तो ये भी है। अरेंज्ड मैरिज का मतलब यहां पर ये है कि कन्या पक्ष के द्वारा, कन्या पक्ष के द्वारा पहल, यानी कन्या के जो गार्जियन है वो जाकर के योग्य वर की खोज करेंगे और उसके साथ विवाह, जो आज हमारे यहाँ सर्वाधिक रूप से प्रचलित है, तो ब्रह्म विवाह। गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच को सामाजिक मान्यता नहीं थी। इसमें कहीं कहीं गंधर्व को सही माना गया है, लेकिन ऐसे यह असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह को काफी निकृष्ट विवाह माना जाता था। विवाह करने की ये परंपरा या ये प्रणाली था। असुर में क्या हुआ भाई, तो असुर में कन्या का मूल्य दे करके, कन्या को खरीद करके, राक्षस में हो गया अपहरण द्वारा, और पैशाच में हो गया कन्या को यानी लड़की को धोखे में रख करके विवाह करना। तो ये 8 प्रकार के विवाह। यहां हमारा क्वेश्चन है, बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह
करने को कौन सा विवाह कहा जाता था? तो वो राक्षस विवाह। वैदिक काल में गृहस्थ आश्रम में तीन ऋण बताया गया है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। वैदिक काल में 3 ऋण बताया गया है। इन 3 ऋण में कौन शामिल नहीं था? तो देव ऋण था, गुरु ऋण है, पितृ ऋण है। मातृ ऋण करके कोई ऋण नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था? तो ये डी होगा, मातृ ऋण। देव ऋण तो ईश्वर आपको जिस काम के लिए यहां भेजा है, ईश्वर के अनुरूप आपको काम करना है, ये देव ऋण हुआ। पितृ ऋण हुआ तो माता पिता की ओर से, माता पिता की ओर से वंश परंपरा को आगे करना, इसी को पितृ ऋण कहा गया है। और माने माता पिता के ऋण से ऋण होना, लेकिन उसको पितृ ऋण ही कहा गया है। गुरु ऋण, जो आपने सीखा है उसको आगे भी लोगों तक दें, ये हो गया गुरु ऋण हो गया। और ये मातृ ऋण करके कोई नाम नहीं था। पितृ ऋण में ही माता और पिता के ऋण से मुक्ति की बात है, या उसे पूरा करने की अपेक्षा की गई है। इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित सुधार में राजा राम मोहन राय ने योगदान है? राजा राम मोहन राय एक सोशल रिफॉर्मर्स, 19वीं सदी के आरंभिक दौर के, 19वीं सदी के आधुनिक भारत के प्रथम दृष्टा के रूप में, फर्स्ट विजनर के रूप में राजा राम मोहन राय का नाम आता है। राजा राम मोहन राय का योगदान खास करके समाज सुधार के लिए, समाज, इसलिए उनको सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक कहा जाता है। तो समाज के जिन पहलुओं पर सुधार के लिए उन्होंने काम किया, उसमें सती प्रथा को तो उन्होंने बैन कराया, बाल विवाह का भी विरोध किया, बाल विवाह को भी समाप्त कराने के लिए प्रयास किया, बहुपत्नी विवाह के लिए भी, बहुपत्नी विवाह को भी समाप्त करने का, एक व्यक्ति का एक से अधिक पत्नी हो, इसको भी उन्होंने समाप्त, इसको भी एक बुराई के रूप में उन्होंने इंगित किया। और इसकी समाप्ति के लिए भी समाज के सामने, समाज को जागरूक करने का काम किया। लेकिन उन्होंने कहीं जाति प्रथा, ऐसा नहीं कि जाति प्रथा का उन्होंने एडवोकेसी किया, जाति प्रथा का समर्थन किया, लेकिन उनके कार्यक्रमों में सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध, बहुपत्नी विवाह का विरोध, लेकिन जाति प्रथा पर उन्होंने कोई कुठाराघात नहीं किया। लेकिन यह नहीं समझना है कि वो जाति प्रथा का कहीं समर्थन किए थे। तो यहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित सुधार में राजा राम मोहन राय ने योगदान नहीं दिया। इन चारों में अगर चुनना है तो हम लोग क्या चुनेंगे? जाति प्रथा। ऐसे वो समाज के हर डायमेंशन में जो बुराई है उसको सुधारने का उन्होंने प्रयास किया था, शिक्षा के क्षेत्र में भी। और वो पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन को भी सही ठहराया। और वेस्टर्न एजुकेशन से दूरी बनाना कोई हमारा सही फैसला नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। और पाश्चात्य शिक्षा में, वेस्टर्न एजुकेशन में जो अच्छाई है, किसी भी शिक्षा में जो अच्छाई है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। और यूरोप के साथ आधुनिकता, यूरोप में जो भी आधुनिकता आया है, जो भी वहाँ प्रोग्रेस हुआ है, जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, उससे जुड़ने में कोई बुराई नहीं है। ये भी संदेश राजा राम मोहन राय ने दिया। तो राजा राम मोहन राय समाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सुधार से जुड़े। लेकिन ये चार में अगर हमें चुनना होगा तो ये जाति प्रथा के विरुद्ध उन्होंने कोई कार्य, वैसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। इस चार में हमें जाति प्रथा चुनना होगा। और मैं बोल चुका हूं कि ऐसा नहीं समझिएगा कि वो जाति प्रथा का कहीं समर्थन किया था उन्होंने। तो इन चार में जो राजा राम मोहन राय के कार्यक्रम में नहीं है, अगर चार में चुनना है तो जाति प्रथा। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मिर्जा गुलाम अहमद, शिवाली नुमानी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। तो क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज के, जैसे अभी हम लोग राजा राम मोहन राय की बात कर रहे थे, समाज, भारतीय समाज, खास करके हिंदू समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास उन्होंने किया। उसी तरह से सर सैयद अहमद खान भी एक रिफॉर्मर्स थे
और मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी एविल्स थे, जो बुराइयां थे, उसको दूर करने। खास करके इनका योगदान कि मुस्लिम समाज भी वेस्टर्न एजुकेशन से जुड़े, आधुनिकता से जुड़े, मॉडर्नाइज्ड हो, विज्ञान परक हो, और जो नया एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन और उससे रिलेटेड जो नई चीज़ें हैं उससे वो जुड़े, और इससे समाज का बेहतरी होगा। इसकी वकालत इन्होंने किया, इसका सिफारिश इन्होंने किया, इसका लोगों के सामने वो विचार रखे। तो सर सैयद अहमद खान तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसी उद्देश्य से मुस्लिम समाज में वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेडेशन, प्रसार के उद्देश्य से मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। और उनके इस प्रयास के लिए जो आंदोलन चला उसको अलीगढ़ आंदोलन कहा गया। तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन? सर सैयद अहमद खान। और ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होता है। 1875 में इसकी स्थापना, 1875 में इसकी स्थापना उन्होंने किया था। 1875 में इसकी स्थापना मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, किसने आईसीएस में भर्ती होने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था? तो इसमें आंसर होगा लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन आईसीएस में का जो एज था वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लीटन। और लॉर्ड लीटन का शासनकाल जो था, लॉर्ड लीटन का जो यहाँ पीरियड था, शासनकाल क्या है, लॉर्ड लीटन का यहाँ पर जो कार्यकाल था वो कार्यकाल है लॉर्ड लीटन का 1876 से 1880। 1876 से 1880। उसी तरह से रिपन का अगर कार्यकाल देखिए तो 1880 से 84, इसके बाद रिपन ही था। इसका कार्यकाल है 1880 से 84। और यहाँ पर क्या है, कर्नवालिस। कर्नवालिस का जो कार्यकाल है ये पहले का है, ये 1786 से 93 तक है, 1793 तक। और डलहौजी का जानते ही हैं 1848 से 56 तक का इसका कार्यकाल है। 1848 से 56 तक का कार्यकाल है लॉर्ड डलहौजी का। तो यहाँ है, किसने आईसीएस में भर्ती की आयु 21 वर्ष से, इंडियन का, भारतीयों का प्रवेश कम हो इसके लिए या न हो, इस उद्देश्य से सिविल सर्विसेज का जो अपर एज था 21 वर्ष, इंडियन सिविल सर्विसेज का, उसको और घटा करके 2 वर्ष 19 वर्ष कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कितना कम एज किया गया इंडियन सिविल सर्विसेज का, उसमें 19 वर्ष कर दिया, जो कहीं से भी तार्किक नहीं था। आज हमारा एंट्री ही 21 वर्ष है सिविल सर्विसेज का। तो लॉर्ड लीटन ने इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती की आयु 19 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को किनसे मिली थी? लियो टॉलस्टॉय से, डेविड, तो लियो टॉलस्टॉय से। तो सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को किससे मिली थी? तो लियो टॉलस्टॉय से। ये रूस के लेखक थे, रूसी लेखक थे या रूस के लेखक थे। और इनके नाम पर गांधी जी ने टॉलस्टॉय आश्रम भी अफ्रीका में खोला। टॉलस्टॉय आश्रम, गांधी जी का आश्रम, गांधी जी द्वारा टॉलस्टॉय आश्रम भी खोला गया। तो सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी निम्न में से किससे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु, या गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा, पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु कहा है। जबकि सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने किससे लिया? टॉलस्टॉय से लिया, लियो टॉलस्टॉय से लिया। और लियो टॉलस्टॉय की एक पुस्तक है, लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस। ये इंपॉर्टेंट है, वार एंड पीस
वार एंड पीस, लिए टॉलस्टॉय की एक पुस्तक है वार एंड पीस। तो ये सब आपका इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, चापेकर बंधुओं का संबंध किस क्रांतिकारी समिति से था? हिंदू धर्म संघ से, अनुशीलन समिति से, हिंदू एसोसिएशन से, इनमें से किसी से नहीं। चापेकर बंधु, तो चापेकर बंधु का संबंध निम्न में से किससे था? तो चापेकर बंधु का संबंध, ऐसे चापेकर बंधुओं ने भी एक अपना संस्था बनाया था, वो व्यायाम संस्था बनाया था, वो भी एक क्रांतिकारी संगठन था। ऐसे चापेकर बंधुओं का संबंध हिंदू धर्म संघ से था। चापेकर बंधुओं का संबंध हिंदू धर्म संघ से था। और चापेकर बंधुओं को जाना जाता है कि पूना के प्लेग कमिश्नर, पूना के प्लेग कमिश्नर को मारने के लिए, की हत्या करने के लिए चापेकर बंधुओं को जाना जाता है। और चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड तथा एम्स्टर्ड को मारा था। पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड तथा एम्स्टर्ड की हत्या किसने किया था? यह उनको मारने वाला कौन थे? चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं का नाम अगर ले, दामोदर चापेकर और कृष्ण चापेकर, दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर। चापेकर बंधुओं में का नाम दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर, ये दो भाई थे, बाल कृष्ण चापेकर। तो चापेकर बंधुओं का संबंध किससे था? हिंदू धर्म संघ से। और चापेकर बंधुओं ने भी व्यायाम एक संस्था, एक संगठन जो क्रांतिकारी संगठन था, व्यायाम संघ या व्यायाम मंडल का एक क्रांतिकारी संस्था, व्यायाम मंडल की स्थापना भी चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, गांधी सेवा संघ की स्थापना से कौन नहीं जुड़े हुए थे? चिमनलाल मेहता, जगतराम देव, चिमनलाल भट्ट, पुरुषोत्तम ठाकुर। इनमें कौन जो थे गांधी सेवा संघ से जुड़े हुए नहीं थे? तो गांधी सेवा संघ की स्थापना 1923 में हुई थी। गांधी सेवा संघ की स्थापना 1923 में हुई थी। 1923 में गांधी सेवा संघ की स्थापना 1923 में हुई थी। और गांधी सेवा संघ की स्थापना में ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर का कोई नाम या पुरुषोत्तम ठाकुर का नाम नहीं था, और नहीं वाला ही जोड़ना है। ये चिमनलाल मेहता, चिमन भट्ट, जगतराम देव, ये सब गांधी सेवा संघ के संस्थापकों में से आते हैं या उससे संबंधित व्यक्तियों में से आते हैं। उसकी स्थापना से पुरुषोत्तम दास का नाम उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, और ये आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं तो ऐसे समय में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा शत्रु रहा है? ये चर्चिल का द्वितीय विश्व युद्ध के समय वहाँ का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, आप जानते हो, विंस्टन चर्चिल। और ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उसने गांधी जी के बारे में ये कहा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के बारे में ये स्टेटमेंट दिया, गांधी जी के बारे में ये कहा है। तो कहने वाला कौन हुआ? विंस्टन चर्चिल। और किसके लिए गांधी जी के बारे में कब कहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये विंस्टन चर्चिल कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था द्वितीय विश्व युद्ध के समय 40 से 45 वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी ये आपको डेट से पूछ रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना
1906 में हुई। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कब हुई? 30 दिसंबर 1906 के 1 अक्टूबर 1906 कि 1947 भी लिखा हुआ है, 1945 भी दिया हुआ है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हाँ 45 और 47 भी ऑप्शन है, कोई बात नहीं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। और इसके संस्थापक, इसके फाउंडर जो थे, इसके संस्थापक आगा खां, मुख्य रूप से आगा खां और सलीमुल्लाह, ये इसके फाउंडर थे। 1906 में 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां तथा सलीमुल्लाह के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली एवं विंध्य के मध्य कौन सा? अरावली हो गया, ये आपका विंध्य हो गया। अरावली इधर आपका सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा, ये अरावली, ये विंध्य ऐसे होगा थोड़ा, विंध्य। और अब है इधर से हमको कोई मतलब नहीं। अरावली और विंध्य के बीच में निम्न में कौन आएगा? तो दक्कन का पठार, तो भाई दक्कन का पठार तो नीचे हो गया, ये दक्कन का पठार नहीं होगा। छोटा नागपुर का पठार नहीं होगा, इसके बीच में नहीं। प्रायद्वीपीय पठार, तो दक्कन का पठार ऊपर कहिए या प्रायद्वीपीय पठार, यही बात है, ये नहीं होगा। तो ये क्या होगा? इसको मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। अरावली और विंध्य के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। इनमें से किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे अधिक है? यानी पीरियड ऑफ रोटेशन। इनमें से किसका घूर्णन काल सबसे अधिक है? किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे अधिक है? घूर्णन काल यानी अपने अक्ष पे घूम रहा हो, यानी रोटेशन, पीरियड ऑफ रोटेशनल पीरियड किसका? रोटेशनल पीरियड सबसे अधिक किसका है, ये खोजना है। बुध का, शुक्र का, पृथ्वी का, वरुण का। रोटेशन अपने अक्ष पर एक बार घूम लेना, ये सबसे अधिक टाइम किसका लेता है? तो ये आपका होगा शुक्र का। और शुक्र लगभग 243 दिन शुक्र का घूर्णन काल है। घूर्णन काल अपने अक्ष पर ये घूम पाता है 243 दिन में, 243 दिन। शुक्र का घूर्णन काल 243 दिन है। तो सबसे ज्यादा घूर्णन काल शुक्र का ही है, जो 243 दिन। और इसका घूर्णन काल और इसका परिक्रमण माने पूरा अपने परिक्रमण काल, ये भी लगभग उसके घूर्णन काल के बराबर ही है। कहीं पर ये आपको 225 भी बोला जाता है, 225, कहीं 255। तो कहीं कहीं इसका परिक्रमण काल जो है, परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन पीरियड, रिवॉल्यूशन, चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूम लेता है। तो ये भी लगभग इसका इससे भी कम कहीं कहीं देता है, 225 दिन ही इसका परिभ्रमण काल देता है। 225, कहीं कहीं 255 भी देता है। यानी इसका परिक्रमण और घूर्णन और परिक्रमण काल लगभग बराबर है। किसका? शुक्र का। और यहाँ क्वेश्चन पे आइए, किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे अधिक है? तो शुक्र का। बाकी का घूर्णन काल इससे कम है। तो सबसे अधिक घूर्णन काल किसका है? शुक्र का। और एक काल क्या हुआ? एक अपने कक्षा में चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूम लेना, इसको परिक्रमण काल, परिक्रमा करना, परिक्रमण काल होगा।
तो सबसे अधिक परिक्रमण काल किसका है? तो वो सबसे दूर जो हमारा है नेपच्यून, नेपच्यून का। तो नेपच्यून का परिक्रमण काल सबसे ज्यादा, परिक्रमण काल सबसे ज्यादा नेपच्यून का। वो कितना है बाबू? 165 वर्ष है, 165 वर्ष। तो याद रखना है ये कि घूर्णन काल सबसे अधिक किसका है? शुक्र का, जो कितना बताया गया? 243 दिन। और सबसे ज्यादा परिक्रमण रिवॉल्यूशन पीरियड किसका है? तो वो सबसे जो दूरस्थ है नेपच्यून उसका है, और वो लगभग 165 वर्ष, कहीं कहीं 164 भी देता है, 165 वर्ष। तो सबसे ज्यादा घूर्णन काल शुक्र का, और सबसे ज्यादा परिक्रमण काल, सबसे ज्यादा परिक्रमण काल किसका है? नेपच्यून का। ये बातें हम लोग को याद रखनी होंगी, और ऐसे ऑर्डर में भी देख लीजिएगा, वो भी आपको याद करना होगा। घूर्णन में किसका किसका बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, जो भी हो, और उसी तरह से परिभ्रमण में भी। मकर रेखा पर इसमें से कौन सा देश अवस्थित नहीं है? मकर रेखा पर, तो भाई मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये कहाँ है? तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री साउथ, ये ना मकर रेखा हुआ, मकर रेखा। अब इस पर अब क्वेश्चन हम लोग का है कि मकर रेखा पर कौन अवस्थित नहीं है? क्वेश्चन फिर हमारा पीछे आ गया। मकर रेखा पर इसमें से कौन देश अवस्थित नहीं है? चिली कहाँ है? तो ये चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका में, चिली साउथ अमेरिका में। तो ये हो सकता है, चिली क्या है? साउथ अमेरिका में। चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। दक्षिण अफ्रीका भी, ये दक्षिणी गोलार्ध का है ना, ये भी दक्षिणी गोलार्ध का हो गया, साउथ हेमिस्फीयर का ही हो गया, ये भी साउथ का हो गया। ब्राजील भी दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, और ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग थी। ये सब की स्थिति हो सकती है। ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम, ये कहाँ है? यानी यूके, इंग्लैंड, ये कहाँ है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो मकर रेखा पर इसमें से कौन देश अवस्थित नहीं है? तो सीधा सा बात है, यूरोप का है, तो ये यूके होगा। किस भूकंपीय तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। तो पी तरंग यानी प्राइमरी तरंग, एस तरंग सेकेंडरी तरंग, और एल तरंग है जिसको लॉन्ग या सरफेस वेव कहते हैं। तो इसमें अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य यानी हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुदैर्ध्य का इंग्लिश होगा, अनुदैर्ध्य तरंग का अंग्रेजी होगा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल। और एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग। अब क्या होता है इसका फिर हम लोग जानेंगे। अनुप्रस्थ तरंग, तो इसका होगा ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो सिर्फ पी वेव जो है, प्राइमरी वेव जो है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और एस और एल, एस और एल तरंग, भूकंप के एस और एल जो वेव है वो ट्रांसवर्स है, और जो पी वेव है, प्राइमरी वेव जो है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो किस भूकंपीय तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे, या कौन सा उसमें अनुदैर्ध्य तरंग की प्रकृति का है, या कौन अनुदैर्ध्य तरंग की प्रकृति धारण करता है? तो वो है पी वेव। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? जेम्स जीन्स, एच अल्फवेन, एफ होयल, ओ स्मिड। तो इसमें स्मिड किसने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति धूल कणों से हुई है? किस विद्वान का ये कहना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति धूल कणों से हुई है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति धूल कणों से हुई है, ये किस विद्वान का मत है? तो ये स्मिड का है।
पृथ्वी की उत्पत्ति धूल कणों से हुई है, ये स्टेटमेंट, ये मानना स्मिड का है, स्मिड। और इसमें से और के बारे में भी जानिएगा, गैस और धूल कण से पृथ्वी की उत्पत्ति। यहां पर है कि भाई आकाश गंगा से कुछ और भी जो चीज है वो सूर्य के तरफ है, धूलकण, और उससे ही धीरे धीरे पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये स्मिड बोला है। और जेम्स का है ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन का है ज्वारीय परिकल्पना। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना किसका है? जेम्स जीन्स का है। फिर उसी तरह से होयल का है, फ्रेड होयल, इनका है ग्रहों का निर्माण सूर्य के साथ ही 3 ग्रह, सूर्य के साथ 3 जो तारे घूम रहे हैं उनके कारण हुआ। ये एफ होयल का, फ्रेड होयल का कहना है कि सूर्य है और सूर्य के आसपास 3 गो तारा थे और उनके आकर्षण से उनसे टूट टूट करके कोई चीज बना, तो वो एक पृथ्वी या अन्य ग्रहों का उत्पत्ति हुई, ये होयल का कहना है। और धूल कणों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ये किसका कहना है? स्मिड का कहना है। और ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना किसका है? तो जेम्स जीन्स का, जेम्स जीन्स का पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना है। ज्वारीय परिकल्पना में ये बात है, जेम्स जीन बोलता है कि सूर्य है और किसी भी कारण से दूसरे तारे, कोई तारा ही सूर्य के तरफ आया आकर्षण से और उसके कारण फिर ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ये इसको ज्वारीय परिकल्पना। तो ज्वारीय परिकल्पना किसका है? जेम्स जीन्स का। और धूल कणों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ये कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है? तो स्मिड का। बलुआ पत्थर का रूपांतरित सेल क्या है? बलुआ पत्थर सैंड स्टोन का जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बनता है? तो बलुआ पत्थर से बनने वाले कायांतरित चट्टान का नाम क्वार्ट्जाइट है। बलुआ पत्थर ये परतदार चट्टान हुआ, बलुआ पत्थर परतदार चट्टान हुआ, अवसादी चट्टान हुआ। और बलुआ पत्थर के रूपांतरण से, इसके मेटामॉर्फिज्म से, इसके रूपांतरण से जो चट्टान बना, रूपांतरण से वो क्वार्ट्जाइट। उसी तरह से सैल जो अवसादी चट्टान है, सैल भी अवसादी चट्टान है, सैल अवसादी चट्टान है। और सैल अवसादी चट्टान से जो रूपांतरित चट्टान बनता है वो स्लेट होता है, स्लेट। ये रूपांतरित चट्टान स्लेट बनेगा। उसी तरह से फिर चूना पत्थर, ये लाइम स्टोन, चूना पत्थर के रूपांतरण से, ये भी अवसादी चट्टान, और चूना पत्थर के रूपांतरण से जो बनेगा वो मार्बल बन जाएगा, संगमरमर। और इसी तरह से गैब्रो ये आग्नेय चट्टान है, गैब्रो, इसको मैं काट रहा हूं, गैब्रो। और इसके रूपांतरण से जो बनेगा, गैब्रो के रूपांतरण से सर्पेंटाइन बनता है, सर्पेंटाइन चट्टान बनता है, सर्पेंटाइन। तो ये याद रखिएगा, सैल के रूपांतरण से, गैब्रो आग्नेय है, इग्नियस है। तो सैल ये एक अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है, और इसके रूपांतरण से स्लेट बनेगा। चूना पत्थर भी सेडिमेंट्री है, अवसादी है, इसके रूपांतरण से संगमरमर बनेगा। गैब्रो एक आग्नेय चट्टान है, इसके रूपांतरण से सर्पेंटाइन बनेगा। और बलुआ पत्थर भी एक अवसादी चट्टान है, और इस अवसादी चट्टान के रूपांतरण से जो बनेगा उस रूपांतरित चट्टान का नाम क्वार्ट्जाइट होगा। तो क्वार्ट्जाइट एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, क्वार्ट्जाइट एक रूपांतरित चट्टान है जो अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर के रूपांतरण से बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ,
23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश तक के गोलार्धों में फैले कटिबंध को क्या कहते हैं? तो सबको मालूम है शीतोष्ण। शीत और उष्ण के बीच होने से ये शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध जिसको टेम्परेट जोन कहते हैं। तो ताप कटिबंध के हिसाब से आपका ये इक्वेटर हो गया, ये आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये आपका 23.5 डिग्री साउथ हो गया, और आप जानते हैं ये उष्ण कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध। फिर यहाँ पर एक ताप बेल्ट होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ में और 66.5 डिग्री साउथ में, और इसको, और फिर यहाँ पर 90 डिग्री तक, फिर यहाँ 90 डिग्री। तो ये दोनों जगह शीत कटिबंध कहलाता है, शीत कटिबंध। ये भी शीत कटिबंध। ये भी शीत कटिबंध, और ये जो है ये शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो लोग इरेज करें इसको। क्वेश्चन है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्ध में उसको, उस कटिबंध को क्या कहा जाता है? तो उस कटिबंध को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाएगा, टेम्परेट जोन कहा जाएगा, टेम्परेट जोन। अभी हम ये बता रहे थे कि शीत और उष्ण के बीच में होने से उसको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महादेश में सबसे छोटा देश कौन है? तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव। मालदीव अरब सागर में है, तो मालदीव। यहाँ पर एशिया महादेश में सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। और कहाँ है? अरब सागर में है। मालदीव अरब सागर में है, आपके लक्षद्वीप से और साउथ वेस्ट जाने पर मालदीव है। होन्सू क्या है? होन्सू द्वीप है कि ज्वालामुखी है कि पठार है? ये 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि होन्सू क्या है। होन्सू एक द्वीप है, आइसलैंड है, जो जापान का आइसलैंड है। होन्सू एक आइसलैंड है। होन्सू क्या है? एक द्वीप है, और किसका द्वीप है? जापान का। होन्सू जापान का एक द्वीप है। होन्सू जापान का एक द्वीप है। होन्सू जापान का एक द्वीप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, डॉगर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? डॉगर बैंक, डॉगर बैंक ये देखिएगा यूरोप के पश्चिमी तट पर, उत्तरी अटलांटिक ओशियन में पश्चिमी तट पर, वो ब्रिटेन के पास ही, ब्रिटेन के पश्चिमी तट पर डॉगर बैंक है। जो डॉगर बैंक जो है वो मत्स्य उत्पादन के लिए विश्व में प्रचलित है। मत्स्य उत्पादन के लिए, खास करके वहाँ गर्म और ठंडी जलधारा के कारण वहाँ पर मछलियों के लिए सही क्लाइमेटिक स्थिति बनता है, तो मत्स्य उत्पादन के लिए डॉगर बैंक। और इसी तरह का आप देखेंगे, इसी तरह के कनाडा के साइड में भी एक है आपको, वहाँ भी मत्स्य के लिए बहुत ही सही होता है। वो न्यू फाउंडलैंड हो जाता है कनाडा के पूर्वी तट पर। ये कनाडा के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड है, वो भी मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ही सुटेबल है। जहाँ लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर जो ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है, दोनों के मिलने से वहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास मछली उत्पादन के लिए अच्छी स्थिति बनती है। तो ये याद रखिएगा, कनाडा के पूर्वी तट पर, कनाडा के पूर्वी तट पर यानी अटलांटिक ओशियन में ही, अटलांटिक ओशियन में ही, अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक ओशियन में ही, यहाँ पर कनाडा के पूर्वी तट में न्यू फाउंडलैंड होगा, ये भी मछली उत्पादन के लिए। और यहाँ पर यूरोप के, खास करके ब्रिटेन के
ये पश्चिमी तट पर यहाँ पर डॉगर बैंक है, डॉगर बैंक। ये भी अटलांटिक में ही, नॉर्थ अटलांटिक में ही ये भी मछली उत्पादन के लिए दो प्रमुख साइट हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन, पटकाई बूम श्रेणी भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? पटकाई बूम अरुणाचल से है, जम्मू कश्मीर से है, हिमाचल से है, इनमें से कोई नहीं। तो पटकाई बूम नॉर्थ ईस्ट हिमालय का है। तो पटकाई बूम किससे जुड़ा हुआ, पटकाई बूम किससे जुड़ा हुआ है, यानी पटकाई भारत के किस राज्य में है? तो नॉर्थ ईस्ट का है, तो जम्मू कश्मीर होगा, हिमाचल नहीं, इनमें से कोई नहीं, और अरुणाचल है तो ये अरुणाचल होगा। पटकाई बूम अरुणाचल में, और ये म्यांमार की सीमा, अरुणाचल और म्यांमार की सीमा, भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है, या अरुणाचल और म्यांमार की सीमा बनाता है पटकाई बूम। तो पटकाई बूम रेंज जो है वो किस राज्य में है? तो अरुणाचल में। पटकाई बूम अरुणाचल में है और भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। पटकाई बूम भारत और म्यांमार की सीमा बनाएगा, यानी भारत की जगह पर अगर अरुणाचल हो तो अरुणाचल भी कह सकते हैं, अरुणाचल और म्यांमार की सीमा बनाएगा। यानी पटकाई बूम श्रेणी जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का जो पटकाई बूम श्रेणी है वो कहाँ पर है? अरुणाचल में। और इधर के अन्य भी जो श्रेणियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय। खासी मेघालय का है, जौनसारी ये तो खैर एकदम गलत है। ये जो संथाल छत्तीसगढ़ है, संथाल जो है वो छत्तीसगढ़ गलत है। यहाँ क्या होगा? झारखंड हो सकता है, झारखंड। ये झारखंड का, खास करके संथालों झारखंड का। तो कौन सुमेलित नहीं है ये चुनना है, तो सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राइब्स और एरिया था जो संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं, संथाल झारखंड में। सब्जियां किस तरह की फसल है? खरीफ है, रबी है, जायद है, इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ क्या होता है, रबी क्या होता है, ये आप जान रहे हैं। रबी जो जाड़े में लगाया जाए और गर्मी के पहले जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए, मार्च तक में जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए, मार्च अप्रैल में। और खरीफ जो है जून जुलाई में लगाया जाए और अक्टूबर नवंबर में जिसकी हार्वेस्टिंग, जिसकी कटाई हो जाए, वो खरीफ। तो मुख्य रूप से मुख्य रबी फसल आप याद रखने के लिए रबी के साथ क्या याद रखना है? गेहूं। तो गेहूं के साथ जो है वो रबी हो गया, धान के साथ जो है वो खरीफ हो गया। ये जायद जो है रबी की हार्वेस्टिंग, रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच के समय में जो लगाया जाता है वो जायद होता है। रबी की कटाई यानी हार्वेस्टिंग, रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच में जो लगाया जाता है, उगाए जाने वाले फसल को जायद फसल कहते हैं। तो सब्जियां क्या है? जायद फसल। रबी खरीफ तो नहीं कहेंगे, जायद। तो रबी की हार्वेस्टिंग और खरीफ की बुआई के बीच में जो लगाया जाता है उसको जायद फसल कहा जाता है। तो रबी और खरीफ के बीच में जो लगाया जाए उसको जायद फसल कहा जाता है। और इसमें से सब्जियों को अगर इनमें से किसी में रखना है तो जायद फसल में रखेंगे। इसके बाद 29 नंबर, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है केरल तट में, तमिलनाडु तट में, तेलंगाना तट में, विदर्भ तट में। तो दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता, तो ऐसे आप जान लेते हैं कि तेलंगाना तो खैर कोई तट नहीं है, तेलंगाना भी हो सकता है, या तट नहीं पूछ रहा है। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता, तो दक्षिण भारत का ये जो हमारा पश्चिमी घाट है और ये जो पूर्वी घाट है, इसके बाद यहाँ पर जो एक्सटेंशन है और इधर ज़्यादा है, तो ये पूर्वी घाट और ये हो गया पूर्वी तट।
पूर्वी घाट और पूर्वी तट के पास में ये जो कोस्टल प्लेन है ये बड़ा उपजाऊ है, जिसको पूर्व तटीय मैदान, तो ये हमारा उपजाऊ है। इसके साथ साथ ये तमिलनाडु का क्षेत्र हुआ, तो ऐसे इसमें से अगर चुनना है, विदर्भ हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना, तमिलनाडु, तो कृषि उत्पादकता के दृष्टि से तट के हिसाब से हम सोच रहे थे, तट के हिसाब से नहीं, फिर भी ये तमिलनाडु से पूर्वी तट लगा हुआ तमिलनाडु से ज़्यादा, तो ये तमिलनाडु तट वाला जो क्षेत्र हुआ वो ज़्यादा उपजाऊ है। तो कृषि उत्पादन, इसकी उत्पादकता ज़्यादा है। ये जो दो तटीय मैदान है, इसका विड्थ, इसकी चौड़ाई कम है, इसका चौड़ाई ज़्यादा है। इसका कारण एक ये है कि ये पृथ्वी के भू संचलन से तो बना ही है। दूसरा बात, यहाँ पर नदियों का बहाव, क्योंकि ये जो आपका जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड स्लोप है, नदियाँ ज़्यादा इधर आती हैं और उनके द्वारा भी निक्षेप से ये मैदान ज़्यादा फर्टाइल है, ज़्यादा उत्पादन वाला है। तो दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र निम्न में से कौन होगा? तो तमिलनाडु तट। किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दिया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 1857 के सिपाही विद्रोह या भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक एक्ट जो बनता है 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, और उस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समाप्ति की घोषणा की जाती है और ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र का शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में किया जाता है। और यहाँ पर गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दिया गया। गवर्नर जनरल पद का नाम वायसराय भी किया गया। और ब्रिटेन में भारत के मामले के लिए एक मंत्री या भारत सचिव का पद और उसकी एक कमिटी का पद या काउंसिल परिषद का सृजन किया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दिया गया? ब्रिटेन की संसद ब्रिटिश क्राउन को दिया गया था, क्राउन की तरफ से संसद। तो किस अधिनियम के द्वारा? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दिया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत किया गया। कंपनी के शासन का अंत किया गया। भारत के क्रम से तीसरे राष्ट्रपति कौन हुए? तो प्रथम राष्ट्रपति हमारे हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये 1950 से 62 तक। दूसरे हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ये हुए 1962 से 67 तक। और तीसरे हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये आंसर होगा, जाकिर हुसैन। और ये अपने पद काल में ही इनकी मृत्यु हो गई, तो 1967 से 69 तक। ठीक है, तो फिर इसके आगे तो यहाँ तक, यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है भारत के क्रम में से तीसरे राष्ट्रपति कौन हुए? तो तीसरे व्यक्ति के रूप में, कालक्रम के हिसाब से नहीं कि तीसरा ये को व्यक्ति के रूप में, तो यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे हुए। यहाँ जो ऑप्ट हुआ तो सी आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति की क्षमा दान संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अपराधों दंड को क्षमा करने का अधिकार दिया गया है? तो वो आर्टिकल 72 से भारतीय राष्ट्रपति के क्षमा दान का अधिकार।
अब इसको आप पढ़िएगा। राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार, क्षमादान का अधिकार किससे? 72 से। आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 से राज्यपाल का, बड़ा अच्छा ऑप्शन चुना गया है, राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार, क्षमादान का अधिकार 161 से। अनुच्छेद 156 से क्या है? राज्यपाल पद है, राज्यपाल राज्यपाल पद तो पहले, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यकाल 156 हो गया। और 80 हो गया राज्यसभा की रचना, राज्यसभा की संरचना या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की रचना, राज्यसभा की संरचना, ये आपका हो गया 80। तो यहाँ राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 72, यानी आंसर हमारा ए हुआ। अब आप देखोगे संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संविधान संशोधन करता है? तो आपको 3 प्रकार का, साधारण संशोधन, कितने अनुच्छेद कितने प्रकार से संविधान संशोधन करता है? साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, एक संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, एक संसद के विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक विधानसभाओं के समर्थन से। तो 3 तरह से। तो कितने तरह से संशोधन करता है? कितने तरह से संशोधन? कुछ बातों में संशोधन संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, कुछ बातों में संशोधन के लिए उपबंध है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, कुछ बातों में संशोधन के लिए उपबंध है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक विधानसभाओं का समर्थन। अनुच्छेद 256 संबंधित है राज्यों तथा संघ की जिम्मेवारियों से, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के वितरण से, सरकार द्वारा लिए गए उधार से, राज्यों द्वारा लिए गए उधार से। देखिए यहां ए होगा, लेकिन इसमें 256 में यह है कि संघ के द्वारा जो कुछ भी नियम बनाया गया तो वो राज्य की कार्यपालिका पर भी वो जिम्मेवारी है कि संघ के नियमों को, केंद्र के नियमों को लागू कराने में वो अपनी सहभागिता दे। तो यहाँ पर राज्यों तथा संघ की जिम्मेवारियों से, ठीक है, एक दूसरे की जो जिम्मेवारी बनती है, खास करके संघ की, केंद्र के नियमों को अपने यहाँ लागू कराने के लिए सहभागी बने राज्य की कार्यपालिका, ये बात कहा गया है आर्टिकल 256 में। तो यहाँ ऑप्शन उस हिसाब से जो दिया गया ऑप्शन है उसमें ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। राष्ट्रीय आपात से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 3 तरह का आपात है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। और इन तीनों के लिए क्या स्थिति बनती है ये सब पढ़ना है, इसके साथ साथ क्या कंडीशन है वो आपको देखना है। और ये खास करके ये बहुत सामान्य क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352 है। और राष्ट्रीय आपात 352 से के तहत जो आपात की घोषणा होती है उसके लिए आधार क्या होना चाहिए? तो बाह्य आक्रमण हो, सीमा सुरक्षा खतरे में हो, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो, देश के अंदर सशस्त्र आर्म्स रिवेल हो, सशस्त्र विद्रोह हो, या सीमा सुरक्षा खतरे में हो, बाह्य आक्रमण की स्थिति हो या आक्रमण हो चुका हो। तो इस स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है इन आधारों पर। संसद में प्रस्तुत विधेयकों की कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? वहां है संशोधन कितने रूप से किया जा सकता है, वो 3 था। यहाँ विधेयकों को कुल कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये भी आप 3 कहें।
साधारण विधेयक हो जाएगा, धन विधेयक हो जाएगा और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। किस आयोग ने अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? यह सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए किया गया था। केंद्र राज्य संबंध के लिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था, जो रिपोर्ट 1987 में दिया था। और ये सरकारिया आयोग जो है, सरकारिया आयोग वो इंटर स्टेट काउंसिल का सिफारिश किया, जबकि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जा सकता है, ये हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान है। संविधान में इसका उल्लेख है कि इंटर स्टेट परिषद की स्थापना की जा सकती है। ये संविधान में ही इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 263 में। आर्टिकल 263 ये प्रोविजन देता है कि इंटर स्टेट काउंसिल की गठन की जा सकती है और ऐसे काउंसिल के गठन की जरूरत है और ये करना है। ये इसके लिए सिफारिश करने का काम फिर से कौन किया कि इसको लागू किया जाए? तो सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में और रिपोर्ट 1987 में। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए गठित था और अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, कि स्थापना का समर्थन किया किसने? सरकारिया आयोग। और ऐसे परिषद की स्थापना का जो प्रावधान है, उपबंध है, वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 263 में। नालंदा महाविहार की स्थापना कब की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना प्राचीन काल में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासकों के, गुप्तों के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन और बौद्ध दर्शन के अध्ययन का मुख्य केंद्र था। और बाद में ये स्वतंत्रता बाद हमने नौ नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 में कराएगा। नौ नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 में। राष्ट्रीय संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम जो है वो कला और संस्कृति मंत्रालय के अधीन आएगा। यहाँ संस्कृति मंत्रालय दिया हुआ है, कला और संस्कृति मंत्रालय के अधीन आएगा। नेशनल म्यूजियम जो होगा कला और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। और फिर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होगा? सरकार के ऋण में। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि CRR कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो है उसमें वृद्धि से क्या होगा? CRR में वृद्धि से क्या होगा, ये क्वेश्चन हम लोग का है। CRR में वृद्धि से क्या होगा, ये क्वेश्चन है। CRR अगर बढ़ जाता है, कैश रिजर्व रेशियो को अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रभाव क्या होगा? पहले आंसर, सरकार के ऋण में कमी आएगी, अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आएगी, तो ये बी हो जाएगा। तरलता में कमी आएगी, अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आएगी। CRR बढ़ने का मतलब है कि CRR बढ़ गया तो कॉमर्शियल बैंक को अपने रिजर्व, RBI के पास जो रिजर्व रखता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जो CRR सामान्य रूप से 3% से 15% तक की बात CRR की जा सकती है। तो CRR जब बढ़ा दिया गया तो बैंक का रिजर्व RBI में बढ़ाना पड़ेगा, तो बैंक, कॉमर्शियल बैंक, व्यवसायिक बैंकों के हाथ की तरलता कम होगी तो वो लोन कम देंगे, तो लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, तरलता की कमी होगी। तो भारतीय, एक चीज जान लीजिए, जो भी इन्फ्लेशन क्या होता है? जब मार्केट में ज्यादा मुद्रा का प्रसार हो और मुद्रा के मूल्य, परचेजिंग कैपेसिटी घट जाए तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। जितना भी टूल्स है RBI का,
चाहे बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बेस रेट हो, सीआरआर हो, इसमें से इन सब के रेट और इन्फ्लेशन के बीच उल्टा संबंध होगा। कोई भी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा, कोई भी घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी इन्फ्लेशन को तरलता से अगर थोड़ा सा है तो हर चीज अलग अलग। तो अगर सीआरआर बढ़ जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक का रिजर्व आरबीआई के पास ज्यादा रखना पड़ेगा, उसके हाथ में कॉमर्शियल बैंक को बिजनेस के लिए तरलता कम हो जाएगी, तो अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है। हेलो, समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक इसमें से क्या है? समावेशी वृद्धि, समावेशी वृद्धि का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इनमें से क्या जरूरी है? ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इनमें से क्या जरूरी है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, कृषि एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधारित उपलब्धता, उपर्युक्त सभी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सबका सब जरूरी है, तो आंसर डी होगा। समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है उपर्युक्त सभी। समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक हो जाएगा उपर्युक्त सभी, और इसलिए ये आंसर हम लोग का हो जाएगा डी। समावेशी वृद्धि के लिए जरूरी होगा उपर्युक्त सभी। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। अधोसंरचनात्मक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी समावेशी विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए आंसर डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना सोलो मॉडल, डोमर मॉडल, रॉबिन्सन मॉडल, तो ये होगा महालनोबिस मॉडल। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 61, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के मॉडल पर, और महालनोबिस जो थे बहुत बड़े ये थे, सांख्यिकी विद थे और सांख्यिकी के बहुत बड़े जानकार, और ये महालनोबिस के मॉडल पर ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल हो गया 1961 से 1956 से 61, द्वितीय, अब प्रथम हो गया 51 से 56, और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। उसी तरह से प्रथम पंचवर्षीय योजना अगर कहा जाए, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये होमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना डोनाल्ड होमर, डोमर भी लिखा हुआ है, डोनाल्ड होमर मॉडल पर जो था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना था। डोनाल्ड होमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना, और इस योजना का हो गया 1951 से 56। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? तो महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सबसे नीचे क्रम में स्थित है? ग्रुप कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट ऑफिसर। तो ये जितने भी ये कमीशन पोस्ट जो है, एयरफोर्स कमीशन पोस्ट है, और एयरफोर्स के कमीशन पोस्ट में इसमें सबसे नीचे का पोस्ट कौन होता है? तो वो फ्लाइट ऑफिसर का। फ्लाइट ऑफिसर सबसे एयरफोर्स में सबसे निचला कमीशन पोस्ट जो होता है, ऑफिसर पोस्ट जो होता है, वो फ्लाइट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर भी बोलते हैं। फ्लाइट ऑफिसर तो सबसे नीचे होता है फ्लाइट ऑफिसर एयरफोर्स में, फ्लाइट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर भी, फ्लाइट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर। इसके बाद का जो क्रम है वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और इसके बाद का जो एयरफोर्स में होता है वो आपको स्क्वाड्रन
स्क्वाड्रन लीडर होता है, और स्क्वाड्रन लीडर के ऊपर जो होगा वो विंग कमांडर होता है, और विंग कमांडर के ऊपर जो होगा वो ग्रुप कैप्टन होता है, ग्रुप कैप्टन। और ग्रुप कैप्टन के बाद एयर कमोडोर के बाद एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल के बाद एयर मार्शल के बाद एयर चीफ मार्शल। तो सबसे ऊपर होगा एयर चीफ मार्शल, सबसे नीचे होगा फ्लाइट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर इन एयरफोर्स में सबसे नीचे होता है फ्लाइंग ऑफिसर या फ्लाइट ऑफिसर। अब देखिए क्वेश्चन के ख्याल से मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एयरफोर्स का सबसे निचला जो होता है फ्लाइट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर होता है, उसी तरह से जल सेना में यानी नेवी में सबसे नीचे वाला पोस्ट कौन होता है, ये भी हम लोग से पूछता है। तो नेवी में सबसे नीचे होता है सब लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट यानी SUB सब लेफ्टिनेंट, उप लेफ्टिनेंट। सब लेफ्टिनेंट जो होता है वो नेवी का सबसे निचला कमीशन पोस्ट जो है वो सब लेफ्टिनेंट। और वही थल सेना का अगर आते हैं, आर्मी का सबसे निचला जो आता है वो लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट। तो इसी तरह से सबसे ऊपर में एयर चीफ मार्शल होता है, एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल हो गया, आपको नेवी में सबसे ऊपर एडमिरल हो गया, और आर्मी में सबसे ऊपर जनरल हो गया। तो ये अब यहाँ पर आर्मी में पहले सबसे नीचे वाला जो कमीशन पोस्ट था वो सेकेंड लेफ्टिनेंट पोस्ट को, कमीशन पोस्ट को हटा दिया गया। अब यहाँ कमीशन पोस्ट भी लेफ्टिनेंट से शुरू होता है। तो अब सबके साथ साथ सबके रैंक, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एयरफोर्स के इस पोस्ट के समतुल्य नौसेना में या थल सेना में कौन सा पोस्ट है। तो मेरा सजेशन ये है कि एयरफोर्स का ये तीनों सेना के जो कमीशन रैंक्ड हैं और उनको एक साथ आप देख करके याद रखिए। ये क्वेश्चन इसी तरह से का क्वेश्चन ये है, इसमें सबसे नीचे क्रम में कौन है, यानी एयरफोर्स का ये सब पोस्ट है तो सबसे नीचे में फ्लाइट ऑफिसर है या फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, और ग्रुप कैप्टन के बाद एयर कमोडोर होगा जो आर्मी में ब्रिगेडियर के बराबर होगा, फिर एयर वाइस मार्शल होगा, फिर एयर वाइस मार्शल के बाद एयर मार्शल होगा, और एयर मार्शल के बाद एयर चीफ मार्शल होगा। तो इसी तरह से आर्मी में का भी, इसी तरह से नेवी का भी आपको कमीशन पोस्ट को देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, इनमें से कौन देश का एकमात्र त्रिसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है? ऐसा कौन सा प्रतिष्ठान है, सेना का जो ट्रेनिंग सेंटर, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है हमारे डिफेंस से संबंधित जो हमारे डिफेंस के तीनों विंग का वहाँ ट्रेनिंग किसी न किसी रूप में होता है, वो रक्षा प्रबंधन कॉलेज, चूंकि ये मैनेजमेंट टाइप का है तो डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज जो है, रक्षा प्रबंधन कॉलेज जो है, इसमें सेना के तीनों विंग से ये जुड़ा हुआ है, और ये सिकंदराबाद में है। रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ से है? सिकंदराबाद में। तो हमारे डिफेंस से संबंधित जितने विंग्स हैं, उनसे संबंधित जितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, मतलब कि जो प्रशिक्षण संस्थान है, नॉट सेंटर, जितने प्रशिक्षण संस्थान हैं उनका नाम और कहाँ लोकेटेड है, ये सब थोड़ा आप लोग देख लेना होगा। और यहाँ पर है कि वो कौन सी रक्षा से संबंधित, वो कौन सी ऐसी संस्था है जिसमें तीनों सेना के या रक्षा के तीनों विंग का ट्रेनिंग से रिलेटेड वो है, वो रक्षा प्रबंधन कॉलेज है जो सिकंदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 45 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है? कंपनियों का उसका जितना भी एनुअल जो टर्नओवर होता है, जो एनुअल उनका प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, उसके हिसाब से कंपनियों को कैटेगराइज्ड किया जाता है। तो महारत्न कंपनियां जो है उसमें जो हमारा PUC की कंपनी है, पब्लिक अंडरटेकिंग जो कंपनी है, उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है वो महारत्न के श्रेणी में आता है, महारत्न के कंपनी के श्रेणी में, महारत्न के। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है? तो महारत्न कंपनी है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब फिर ये भी महारत्न होने के लिए क्या शर्त है ये भी आप जानेंगे।
और इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। गांधी जी हर फील्ड में अपना फिलॉसफी दिया। गांधी जी ने इकोनॉमी में भी, और खास करके भारत की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए उस पर, तो भारत की इकोनॉमी में गांधी जी का कहना था कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग से यहाँ की इकोनॉमी को शुरू करना है। और भारत के लिए गांधी जी हैवी इंडस्ट्री का एक तरह से विरोध किया था। विरोध करने का मतलब उनका ये सजेशन था कि भारत में चूंकि मैन पावर ज्यादा है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी बाहर से लेना फिर आर्थिक गुलामी की तरह हो जाएगा, इसलिए अपने बल पर अपने मार्केट के लिए प्रोडक्शन बनाना और कुटीर उद्योग इन सारी चीजों को प्रमोट करना और धीरे धीरे हम हैवी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना, ये गांधी जी का यहाँ था। तो वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। तो अहिंसा अगर कहीं भी लगा हो तो गांधी जी का उससे तो खैर अलग किया नहीं जा सकता है। सही नहीं है चुनना है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता हो, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी। मैंने यहां पर देखिए, ये इन्होंने बताया था कि अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण, यानी गांधी जी इकोनॉमी का सेंट्रलाइजेशन के विरोधी थे, ये भी सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, वो भी सही है। वे अमेरिका में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये कोई अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में उनकी कोई चिंता भी नहीं थी। और जो डेवलपमेंट यानी मशीनीकरण, हैवी इंडस्ट्री के वो विरोधी नहीं थे, लेकिन भारत में उस समय हैवी इंडस्ट्री की स्थिति नहीं है, हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है कुटीर उद्योग से ऊपर बढ़ना, ये गांधी जी का कहना था। तो इसमें कौन कथन सही नहीं है गांधी जी के आर्थिक दर्शन से संबंधित, तो यहां पर हमारा डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन होते हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये रिट्रीटिंग मानसून जो होता है, लौटती मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होता है। तमिलनाडु में वर्षा लौटती मानसून से। हमारा जो एडवांसिंग मानसून है, एडवांसिंग मानसून जो अरबियन सी से चलता है, वो जो 1 जून को केरल के पास से इंटर करता है, उसमें तमिलनाडु का हिस्सा छूट जाता है। और फिर जब हमारा रिट्रीटिंग मानसून सितंबर अक्टूबर में जो लौटती मानसून की बात होती है, वो मानसून बंगाल से होते हुए फिर वो तमिलनाडु को प्रभावित करता है और उससे वो बारिश होती है। तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन है जब वहाँ बारिश होती है? तो वो नवंबर, दिसंबर, जो रिट्रीटिंग लौटती मानसून से होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक के व्यापारिक बैंक की पूंजी का अनुपात क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में ग्रामीण क्षेत्र में फाइनेंशियल मतलब गतिविधि बढ़ाने के लिए, लोगों के पास बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए, कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट को तेज करने के उद्देश्य से 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट आया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ये रेशियो दिया कि भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक व्यापारिक बैंक की पूंजी का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन है 50:15:35, 49:16:35, 40:20:60 और 35:15:50। तो केंद्र से सबसे ज्यादा केंद्र सरकार का होता है, सबसे ज्यादा केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार का कम होता है। और फिर जिस एरिया में जो लीडिंग बैंक होता है वही ग्रामीण बैंक को मॉनिटर करता है। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जो रेशियो दिया हुआ है, यानी 50 आधा जो पूंजी होता है वो केंद्र सरकार की तरफ से ग्रामीण बैंक के लिए, आधी पूंजी उस संबंधित राज्य सरकार की तरफ से, और आधी केंद्र सरकार के तरफ से, मैंने 50% केंद्र सरकार की तरफ से, 15% उस राज्य के सरकार के तरफ से, और 35% संबंधित जो बैंक, लीडिंग बैंक है, जो इस बैंक जिसके अंदर वो ग्रामीण बैंक है, अलग अलग जगह पर लीडिंग बैंक, कमर्शियल लीडिंग बैंक अलग अलग है। तो जैसे यहाँ पर बिहार में पीएनबी के अंदर, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक व्यापारिक बैंक की पूंजी का अनुपात 50:15:35 है, जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब 48
क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के टीकाकरण के लिए ये 2014 में मिशन इंद्रधनुष बच्चों के 7 रोगों से बचने के लिए 7 तरह के टीकों की बात 2014 में शुरू किया गया और उसका नाम दिया गया मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ भी 2014 में मेक इन इंडिया का शुभारंभ होता है। मेक इन इंडिया का शुभारंभ भी 2014 में, जिसका कॉन्सेप्ट है भारत में बनाओ। अगर बाहरी भी कोई कंपनी है तो भारत में बनाए, भारत में बनाए। इससे हमारे अर्थव्यवस्था को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बहुत तरह से फायदा है। तो मेक इन इंडिया। जीपीएस की सहायता से संबंधित मार्ग निर्देशन प्रणाली क्या है? उसको गगन कहते हैं। जीपीएस की सहायता से मार्ग निर्देशन प्रणाली को गगन कहते हैं, और जो इसरो और इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो जीपीएस की सहायता से संबंधित मार्ग निर्देशन प्रणाली को क्या कहते हैं? तो गगन कहते हैं। और फिर 52 नंबर क्वेश्चन है, गैसियन पद्धति में, गैसियन पद्धति यानी सीजीएस पद्धति। गैसियन पद्धति का मतलब सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में लंबाई को किस में मापा जाता है? तो सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर लंबाई सेंटीमीटर में, मात्रा जो है ग्राम में, और समय जो है सेकंड में। तो इसको सीजीएस, इसी को गॉसियन पद्धति कहते हैं। तो गॉसियन पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं? तो सेंटीमीटर में। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल है। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक जो है, यूनिट जो है, मास ऑफ सब्सटेंस का मात्रा का मूल मात्रक जो है वो मोल है। मोल, मास नहीं बोलेंगे, मात्रा का। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक जो है वो मोल है। और तो ए होगा, इसका आंसर ए होगा। मोल को इससे भी ऐसे भी लिखा जाता है, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब दोनों है तो आंसर हम ए करेंगे। और मोल क्या है? तो मान लो पदार्थ में किसी तत्व की बात कर रहे हो, तत्व का, तो किसी तत्व का जो एटॉमिक मास होता है, मान लो ये तत्व है, इसका एटॉमिक मास मान लो इसका 20 है। तो एटॉमिक मास जो 20 है, यानी एटॉमिक मास उसके एक एटम का मास। तो एटॉमिक मास जब इसका 20 AMU है, तो उस AMU के जगह पर अगर हम 20 ग्राम लिखते हैं, तो 20 ग्राम तत्व में उस तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 एवोगाड्रो संख्या के बराबर। 20 ग्राम संबंधित तत्व में तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 1 एवोगाड्रो संख्या के बराबर, जो 6.023 × 10⁻23। तो ये मोल कॉन्सेप्ट हुआ। उसी तरह से जब अगर आप कंपाउंड में चले जाते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए। मॉलिक्यूलर मास जो AMU में होगा तो उसमें जो ग्राम लगा दीजिएगा, तो उसका वो जो होगा उसके 1 मोल को दर्शाएगा, और उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 1 एवोगाड्रो संख्या के बराबर। तो पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या है? तो मोल। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या है? मोल। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। हृदय की धड़कन को और भी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कौन से खनिज की जरूरत होती है? पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सहायक है। तो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता है? तो हम लोग बोलेंगे पोटेशियम की।
और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन कौन है? सोडियम सल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, बोरेक्स है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए प्रयोग होने वाला रसायन कौन है? तो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में अस्थायीकरण, यानी फोटोग्राफी का निगेटिव जो है जल्दी खराब नहीं हो, इसको अस्थायीकरण के लिए जिसका यूज किया जाता है वो कौन है? सोडियम थायोसल्फेट। और सोडियम थायोसल्फेट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Na2S2O3, Na2S2O3, S2O3 का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए Na2S2O3। और फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होने वाला क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कम दूरी का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस उपग्रह का, कम दूरी तक का अनुमान लगाने के लिए किस उपग्रह का यूज किया जाता है? तो भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, जो इक्वेटर के सामने छोड़ा जाता है। तो कम दूरी का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग कम दूरी का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। अब 57 निम्नांकित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है, यानी उसमें कोई भी वेन की जरूरत नहीं होती है? तो वाहिनीहीन कौन होगा? तो जो अंतःस्रावी होगा, जिसको इंडोक्राइनिक ग्लैंड कहते हैं। इंडोक्राइनिक ग्लैंड जो सीधे बिना किसी वेन उनका वो सेक्रेशन होता है, शरीर के अंदर सेक्रेशन, जो हार्मोन का सेक्रेशन करता है, इंडोक्राइनिक ग्लैंड। इंडोक्राइनिक ग्लैंड्स को यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो वाहिनी विहीन ग्रंथि कौन होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। और इससे किसका सेक्रेशन होगा? हार्मोन का। तो हार्मोन का सेक्रेशन जो होता है वो किससे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। और वो वाहिनी विहीन होता है, उसमें कोई वेन नहीं होगा, बिना वेन का डायरेक्ट वो ब्लड में सेक्रेशन होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से सेक्रेशन या स्राव किसका होता है? हार्मोन का होता है। तो निम्नांकित में मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिन विहीन होती है, वाहिन या वाहिनहीन होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। बल आघूर्ण का उदाहरण क्या है? बल आघूर्ण किसी एक्सिस के परितः घूमने के बाद जो बल आघूर्ण का उदाहरण देता है। तो इसमें नाव से कूदना कोई एक्सिस के परितः नहीं हुआ, गेंद फेंकना भी एक्सिस से नहीं हुआ, बल्ला चलाना भी एक्सिस के परितः नहीं हुआ। एक्सिस के परितः घूमने, कोई अक्ष के परितः घूमने का उदाहरण तभी बल आघूर्ण का उदाहरण होगा, टॉर्क का उदाहरण होगा। तो टॉर्क का उदाहरण इसमें किसमें आएगा? आटा पीसने की चक्की का जो हत्था है कि कील से दूर होकर के, ये टॉर्क का बात होगा। तो बल आघूर्ण का उदाहरण इसमें कौन होगा? ए। इसमें बल आघूर्ण का उदाहरण ए होगा। बल आघूर्ण का उदाहरण आटा पीसने की चक्की में हत्था की किल्ली से दूर होकर के, नजदीक होइएगा तो नहीं, तो वो टॉर्क का बात हो, दूर होगा तो फिर आपका फोर्स एप्लीकेबल होगा, लागेगा उस पर, और तो दूर। तो ये किसके दूर, किसके परितः घूमना है? तो एक्सिस के। तो इसलिए बल आघूर्ण टॉर्क का उदाहरण इसमें आटा पीसने की चक्की में हत्था की किली से दूर होकर के फोर्स लगाने का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार छल्ला जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र के अक्ष के धारित क्या होगा? वृत्ताकार छल्ला, वृत्ताकार छल्ला जिसका द्रव्यमान m है, रेडियस r है, का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र के, द्रव्यमान, अब देखिए यहां पर है वृत्ताकार छल्ला है, यानी ऐसे है, जो छल्ला है यानी हॉलो है। अब वृत्ताकार छल्ला के द्रव्यमान केंद्र के परितः, इसके परितः, द्रव्यमान केंद्र के परितः
अक्ष, द्रव्यमान केंद्र के अक्ष के परितः, द्रव्यमान केंद्र के अक्ष यानी इस केंद्र, ये जो एक्सिस हो वो उसके केंद्र से गुजरता हो, परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा ये बताना है। तो ये आपका mr स्क्वायर होगा, mr स्क्वायर। देखिए इसमें केस क्या होगा, वृत्ताकार छल्ला है, एक हो गया जो बताया गया द्रव्यमान केंद्र के परितः, द्रव्यमान केंद्र के परितः यानी केंद्र के परितः, ये द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्वाघूर्ण का बात होगा। एक हो जाता है आपका कि छल्ला के टेंजेंटियल यानी इसके टेंजेंट, वो टेंजेंटियल कैसा, वर्टिकल। एक हो जाएगा छल्ला के प्लेन के टेंजेंटियल, सॉरी छल्ला के प्लेन के टेंजेंटियल। एक होगा छल्ला के पास वर्टिकल, टेंजेंटियल वर्टिकल, एक टेंजेंटियल प्लेन के परितः। एक हो जाएगा आपका जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान केंद्र के अक्ष के परितः, तो केंद्र के अक्ष के परितः mr स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट से अगर लेंगे तो इसके परितः जब होगा तो ये 2mr स्क्वायर होगा, और जब इसके प्लेन के परितः टेंजेंट लेंगे उसके परितः अगर इसका जड़त्व आघूर्ण लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा। और अगर डायमेट्रिकल छल्ला है, इसका डायमीटर होगा, डायमेट्रिकल अगर इसका हम लेंगे, छल्ला का डायमेट्रिकल एक हो गया केंद्र के परितः, एक छल्ला ऐसे है तो ऐसे डायमेट्रिकल, इसका डायमेट्रिकल अगर डायमीटर के अगर परितः लेंगे, डायमीटर के परितः जो यहाँ पर 3 डायमेंशनल ऐसे दिखाएंगे तो फिर आपको यही दिखेगा, आप ऊपर से डायमेट्रिकल अगर लेंगे तो इसके परितः आपका हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा, mr स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। तो ये डायमीटर के परितः हाफ हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र के परितः छल्ला का जड़त्व आघूर्ण जो होगा mr स्क्वायर होगा, द्रव्यमान केंद्र के परितः mr स्क्वायर, डायमीटर के परितः हाफ mr स्क्वायर, वर्टिकल टेंजेंट के परितः 2mr स्क्वायर, और उसके प्लेन का जो टेंजेंट होगा उसके परितः 3/2 यानी 1.5 mr स्क्वायर। तो ये अलग अलग ऑप्शन भी आपका उस तरह से है। तो यहां पर क्वेश्चन है वृत्ताकार छल्ला का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र के अक्ष के परितः क्या होगा, तो mr स्क्वायर होगा। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति ये जो है स्ट्रेस स्ट्रेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हुक भी बताया था, और इनके अनुपात का एक कांस्टेंट ये यंग मॉडुलस हुआ। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो ये याद रखिए, यंग प्रतिबल और अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक जो यंग ने बताया था, इसलिए यंग प्रत्यास्था गुणांक इसको कहते हैं, तो ये यंग मॉडुलस कहते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के द्वारा 1 सेकंड में जितना दोलन किया गया, दोलन की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या आता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के द्वारा 1 सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहां डायरेक्ट हुआ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी आवृत्ति कहते हैं।
Zn का परमाणु क्रमांक क्या है, यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर Zn का। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जिंक का क्या है, ये है, तो ये आपका 30 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एक एटम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस एलिमेंट का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट किसी तत्व का परमाणु संख्या उस तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होता है। और ये अलग बात है कि जितनी प्रोटॉन की संख्या सामान्य स्थिति में उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है। तो परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, किसमें, एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो Zn का परमाणु संख्या 30। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनमें से इलेक्ट्रॉन विभव किसका, इलेक्ट्रॉन विभव किसका सबसे कम लिख दो, सबसे कम रिएक्टिविटी की सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, तो लिथियम का। लिथियम का जो इलेक्ट्रिक विभव है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो है वो -3.05 होता है। वही पोटासियम का भी दिया हुआ है, पोटासियम का जो विभव है वो -2.93 होता है। Zn का विभव जो है वो 0.76 है, और Mg का, मैग्नीशियम का जो विभव है वो है 2.36। तो इसमें अगर सबसे कम की बात कहा जाए, माइनस में, सब माइनस में है, तो सबसे कम किसमें होगा, तो फिर लिथियम, तो ए हो जाएगा। सबसे कम की बात कर दिया जाए तो लिथियम। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में, अमोनिकल के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में। तो यूरिया का अगर फॉर्मूला लिखा जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम लोग लिखते हैं यूरिया का, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं NH2 CONH2। ये CONH2 को एमाइड भी कहते हैं, तो एमाइड। तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरेनियम का रंग कैसा होता है, यूरेनियम का रंग सफेद होता है। यूरेनियम का रंग कैसा होता है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और यूरेनियम का रंग जो होता है वो सफेद होता है। यूरेनियम का रंग सफेद होता है। निम्न में किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आयरन सबसे ज्यादा इसमें किस में पाया जाता है, ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध है हम लोग के पास, वो करौंदा में। करौंदा में सबसे ज्यादा आयरन होता है, ये सब चीज याद करने का है। तो आयरन सबसे ज्यादा इसमें जामुन, लोकाट, अमरूद, करौंदा, इसमें सबसे ज्यादा किसमें लौह है, तो करौंदा में। इनमें से आसवन विधि द्वारा किसका शोधन नहीं किया जाएगा, आसवन विधि द्वारा इनमें से किसका शोधन नहीं, किसका प्यूरिफिकेशन आसवन विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है, सल्फर का। सल्फर का आसवन विधि द्वारा नहीं होगा, जिसका क्वथनांक कम होता है। आसवन विधि से धातु के लिए जिसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसी का हो सकता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, इसलिए आसवन विधि द्वारा इसका शोधन नहीं होगा। आसवन विधि उसके लिए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है।
लो बॉइलिंग पॉइंट हो, कम बॉइलिंग पॉइंट हो, कम क्वथनांक हो, उसी का आसवन विधि होता है। और सल्फर का क्वथनांक अधिक होता है, इसलिए इसमें सल्फर का शोधन आसवन विधि से नहीं किया जा सकता। ग्रेफिन क्या है? तो ग्रेफिन क्या है? कार्बन का अपरूप है, रेडियोएक्टिव तत्व है कि दर्द निवारक दवा है कि इसमें से कोई नहीं। तो ग्रेफिन ग्रेफाइट से बनता है, और ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन का अपरूप है, इसलिए ग्रेफिन को भी कार्बन का अपरूप कह सकते हैं। ग्रेफिन कार्बन का अपरूप है। ग्रेफिन किससे बनता है? ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन का अपरूप है, इसलिए ग्रेफिन भी कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। काला सोना किसको कहते हैं? तो कोयला भी कार्बन का अपरूप है, और कोल को काला सोना कहते हैं। काला सोना किसको कहते हैं? कोल को। काला सोना किसको कहते हैं? कोल को काला सोना कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। और फिर 71 नंबर है, मानव किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। किडनी में जो स्टोन होता है उसमें मुख्य रूप से कौन सा यौगिक उपस्थित रहता है? किडनी में जो स्टोन हो जाता है उसमें कौन सा? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानो किडनी स्टोन में जो होता है उसमें बेसिकली उसमें क्या चीज होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट ह्यूमन किडनी में जमा होता है, जिसको स्टोन के रूप में जाना जाता है, स्टोन कहा जाता है। तो किडनी का स्टोन उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फूल का उत्पादन फ्लोरिकल्चर होता है। एपीकल्चर, फिश का एपीकल्चर होता है। और रेशम को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, लाइकोपोडियम को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? लाइकोपोडियम क्या है? चारा है, औषधि है, रंग है? किस रूप में लाइकोपोडियम का यूज होता है? लाइकोपोडियम क्या है? तो लाइकोपोडियम तो वनस्पति है, लेकिन इसका यूज, लाइकोपोडियम एक वनस्पति है लेकिन इसका यूज औषधि के रूप में होता है। लाइकोपोडियम वनस्पति का यूज औषधि के रूप में होता है। लाइकोपोडियम वनस्पति का यूज किस रूप में होता है? तो लाइकोपोडियम वनस्पति का यूज औषधि के रूप में होता है। लाइकोपोडियम का यूज औषधि के रूप में होता है। और पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपए कार्ड लॉन्च किया? तो भूटान में रुपए कार्ड का लॉन्च पीएम मोदी ने कहाँ किया था? तो भूटान में। रुपए कार्ड का लॉन्च हाल में पीएम मोदी के द्वारा, हाल में मतलब कुछ पहले का है, ये कहाँ पर किया गया था? तो भूटान में। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त, 18 अगस्त, 13 अगस्त, 15 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस, ये सब याद करने का चीज है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, मोलास्का शब्द किसने दिया? बल्फोर ने दिया, जोहान एस्टोन ने, डार्विन ने दिया। किसके? मोलास्का जो वर्ग है, क्लास है जूलॉजी में, तो मोलास्का शब्द किसके द्वारा दिया गया था? मोलास्का शब्द साइंटिस्ट जोहान एस्टोनिन के द्वारा दिया गया था। जीवों का एक संघ मोलास्का का नाम वैज्ञानिक जोहान एस्टोनिन ने दिया था। तो जीवों का एक वर्ग है मोलास्का वर्ग। मोलास्का वर्ग क्या? मोलास्का संघ, फाइलम। मोलास्का फाइलम
का नाम, इस फाइलम का नाम जिसमें समुद्री जीव आते हैं, मोलास्का में समुद्री जीव आते हैं और समुद्री जीव मोलास्का में समुद्री जीव मोलास्का में आएंगे समुद्री जीव। और ये मोलास्का नाम किसके द्वारा दिया गया? जोहान एस्टोनिन के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तालाब के जल से स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता किसने लगाया? तालाब के जल से स्वतंत्र रूप से जीवित स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था सबसे पहले? तो लीवेनहॉक। तालाब के जल में स्वतंत्र जीवित कोशिका का पता लगाने वाला वैज्ञानिक लीवेनहॉक। तालाब के जल में स्वतंत्र जीवित कोशिका का पता किसने लगाया? लीवेनहॉक ने। और उसके बाद भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, दादर एंड नगर हवेली को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संघ में जोड़ा गया? जो दादर नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन था और उसको किस संविधान संशोधन द्वारा भारत संघ का हिस्सा बनाया गया? तो वो 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा, 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा दादर एंड नगर हवेली को भारत संघ में शामिल किया गया, जहां पहले पुर्तगालियों का अधिकार था। दादर नगर हवेली, दमन, दीव, गोवा, ये सब पुर्तगाली बस्ती था। और दादर नगर हवेली को 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा भारत संघ का हिस्सा बनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में IFA अवार्ड 2019 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, यानी किस फिल्म को IFA अवार्ड 2019 जो बॉम्बे में मनाया गया था? IFA अवार्ड बॉम्बे में, मुंबई में ये 2019 में मुंबई में IFA अवार्ड 2019। और इसमें सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? ये है केसरी है, छिछोरे है, राजी है, साहो है। तो किसे दिया गया? तो यहाँ राजी करके नहीं, ये जो ऑप्शन है बुक में जो है वो बुक में मैं देख रहा हूँ 80 नंबर पर राजी ही। तो IFA 2000 अवार्ड किससे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो राजी। तो डी आंसर होगा, इसका आंसर डी होगा। तो अवार्ड राजी फिल्म को मिला। और बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को मिला था IFA अवार्ड 2019 में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था रणवीर सिंह को और पद्मावत फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था आलिया भट्ट को, और वो इस राजी फिल्म के लिए। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को और बेस्ट फिल्म का अवार्ड राजी को। और इसके बाद ये फिर हम लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। 80 तक में हम लोग का जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 80 तक में जनरल स्टडी का क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू। फिर अगले सेट के डिस्कशन के साथ फिर हम मिलेंगे। थैंक यू अगेन।